Hello students, myself Dr. Anand Kumar Pandey, Assistant Professor, Department of Biotechnology, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से काम करती है और कैसे हम हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी, ये जो दो टर्म हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानेंगे। जो आपकी सिलेबस की का लास्ट पार्ट है, लास्ट यूनिट है, हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स एंड अदर एलर्जेंस। सो कम टू द पॉइंट। हाइपर सेंसिटिविटी जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको इम्यूनोलॉजी और इननेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, जिससे कि आप इस चीज को रिकॉल कर पाएं और समझ पाएं कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन मटेरियल जो हमारे बॉडी में किसी भी रूट से अगर इंटर करता है और डिजीज कॉज करता है, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए दो तरह का डिफेंस सिस्टम फॉलो करती है, एक इननेट, एक एडाप्टिव। इननेट इम्यून सिस्टम या इननेट रिस्पांस जो होता है वो रिस्पांस है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, जबकि एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस वो इम्यून रिस्पांस है जो टाइम टू टाइम जब हम एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करती है, साथ ही साथ मेमोरी सेल्स बनाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो क्विक रिस्पांस हो और तेजी से उसे एलिमिनेट कर सके। ठीक, इननेट इम्यूनिटी जो है उसमें जब एक्सपोजर होगा, जितनी बार भी एक्सपोजर होगा एंटीजन से, हर बार जो डिफेंस का ड्यूरेशन होगा, एक्सपोजर के बाद रिस्पांस का ड्यूरेशन होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस के साथ ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनती हैं, वो टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है, जबकि जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो वो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। हाइपर सेंसिटिविटी पे अगर हम आते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी का जो रिस्पांस होता है वो हमेशा इननेट इम्यूनिटी मीडिएटेड नहीं होता है, वो हमेशा एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस मीडिएटेड होता है। मीन्स कि जो हमारा इननेट इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमें बाय बर्थ मिला, जो एज ए बैरियर काम करता है किसी भी पैथोजन के लिए, वो नहीं इन्वॉल्व होता है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी में। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पांस होता है वो हमेशा रिस्पांस जब भी होगा तब एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस से होगा। तो सबसे पहली चीज कि हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते किसे हैं, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल या एंटीजन, पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है तो वो डिजीज कॉज करता है। तो जब डिजीज कॉज करेगा तो हमारा इम्यून रिस्पांस उसके अगेंस्ट होगा, उसे एलिमिनेट करने के लिए, जो कि एक कॉमन प्रोसीजर है, हमारी बॉडी का कॉमन रिस्पांस होता है। अगर ये रिस्पांस कॉमन रिस्पांस से डिफर करता है, मीन्स कि उसमें वो सिर्फ एलिमिनेट करने का काम करता है पैथोजन को, जो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक होता है, जिसमें हम सफरर तो होते हैं लेकिन इतना सफरर नहीं होते हैं ताकि इम्यून सिस्टम हमारे लिए डिजीज की तरह वर्क करे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि इन एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस जिसमें कि एंटीबॉडीज बनती हैं, बी सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी बनती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बी सेल सिक्रीट करती है एंटीबॉडी, लेकिन बी सेल के थ्रू जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट एंटीजन पे नहीं एक्ट करता, और भी प्रोसीजर होते हैं जिनके थ्रू वो एंटीजन को एलिमिनेट करने का काम करता है। बहुत बार आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि टी सेल मीडिएटेड बी सेल प्रोलिफरेशन, एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन होता है, जिसके थ्रू एंटीबॉडी बनती हैं और टारगेट पे जाके एक्ट करती हैं, और बहुत सारी इननेट इम्यूनिटी की सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन को एलिमिनेट करने में। तो सबसे पहले हम आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर रिएक्टिव और एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस टू फॉरेन एंटीजन। और अगर हम डिफाइन करना चाहें हाइपर सेंसिटिविटी को,
तो हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड इम्यून रिएक्टिविटी टू एंटीजन दैट कॉज टिश्यू और ऑर्गन डैमेज। नॉर्मली जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो वो एंटीजन को एलिमिनेट करता है, लेकिन जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है या हाइपर रिएक्टिविटी होती है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, उस केस में वो एंटीजन तो एलिमिनेट होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा आप जिस ऑर्गन में वो एंटीजन है उस ऑर्गन को भी टारगेट करती हैं हमारी इम्यून सेल्स, या हमारा इम्यून सिस्टम उसे भी टारगेट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने आपको बताया कि जो इन्नेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं आता है, जबकि एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। तो यहां पे आप देखो कि प्राइमरली मीडिएटेड बाय द सेल्स ऑफ द एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज टीएनबी सेल, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें जो सबसे एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं सेल्स वो होती हैं टी सेल्स और बी सेल्स, जो नॉर्मल पैथोजन को तो क्लीन करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वर्क करती हैं, साथ ही साथ वो क्या करती हैं कि आपका जो ऑर्गन सफर कर रहा है उसे भी एलिमिनेट करने का काम करती हैं। जब वर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है, सबसे पहले एमिल वॉन वेरिंग ने 1893 में ये वर्ड कोट किया था फॉर द टेस्टिंग ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, लेकिन 1906 में, दैट इज 1906 में, क्लेमेंट पर्क ने ये वर्ड दिया जिसका मतलब होता है अल्टर्ड रिएक्शन। दैट इज आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम अगर नॉर्मल फंक्शनिंग से अल्टर कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, अब हाइपर सेंसिटिविटी 4 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अगर हम देखते हैं टाइप 1, तो टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसे हम कंसीडर करते हैं एलर्जी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो उसका जो रिस्पॉन्स होता है विद इन मिनट होता है, जबकि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका रिस्पॉन्स जो होता है अप टू विद इन आवर, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स होता है। जबकि जब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी पे आते हैं उसका रिस्पॉन्स 6 टू 24 आवर के बीच में होता है, और जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसका रिस्पॉन्स होता है अप टू 72 आवर्स। इसके बिहाफ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके अलावे टाइप 1 को एलर्जिक रिस्पॉन्स इसलिए भी बोलते हैं जो कि विद इन मिनट होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति है उसके सामने से कोई व्हीकल अगर पास होता है तो व्हीकल के पास होने से एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ, उसे छींकें आने लगी, ठीक, ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है और कुछ देर बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक, दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो को हम एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो आईजीई मीडिएटेड होती है, जबकि टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड होती हैं। अब बात ये उठती है कि अगर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड है और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये होता है कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमेशा सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव होती है, जबकि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो हमेशा सॉल्युबल एंटीजन के लिए एक्टिव होती है। अब हम ये आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह से सरफेस एंटीजन के लिए काम करती है और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह से सॉल्युबल एंटीजन या वैसे एंटीजन जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर रहे हैं उनके लिए कैसे काम करती है। अब टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो नॉर्मली हमने अभी बताया था आपको कि 24 आवर्स टू 72 आवर्स रिस्पॉन्स होता है रिएक्शन देने में, तो इसलिए इसे हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब यहां पे आप देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कोई सेल है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ, एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण उसमें डीग्रेनुलेशन होगा। डीग्रेनुलेशन का मतलब यह है
कि वह ऐसे ग्रेनुल्स रिलीज करेगी जो हाइपर सेंसिटिविटी को इनिशिएट करेंगे, ठीक। और उसके लिए इम्यून सिस्टम का मीडिएटर क्या है? IgE। सेकंड में हम अगर आते हैं टाइप 2, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में दो एंटीबॉडी यहां पे हैं, IgG और IgM। यहां पे जो सेल सरफेस पे एंटीजन है उनके साथ वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती है, और इम्यून कॉम्प्लेक्स बना करके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इनिशिएट करती है। टाइप 3 में भी IgG और IgM मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यहां पे हमने अभी आपको बताया कि जो सर्कुलेशन में सॉल्युबल फॉर्म में एंटीजन प्रेजेंट हैं, उन एंटीजन के से जाके एंटीबॉडी बाउंड होगी। इससे पहले की यूनिट में आपने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। तो आपने वहां पे देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज करिए कि अगर हम MRI कराते हैं या पेट इमेजिंग कराते हैं, तो उसमें आपके बॉडी में कंट्रास्ट एजेंट इंसर्ट किए जाते हैं। उस कंट्रास्ट एजेंट के इंसर्ट करने पे किसी को एलर्जिक रिस्पांस होता है, किसी को एलर्जिक रिस्पांस नहीं होता है, ठीक। अब वो जो कंट्रास्ट एजेंट हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, उन कंट्रास्ट एजेंट का काम होता है कि टारगेट साइट पे जाके एक्युमुलेट होना, और जब हम MRI से पर्सन को पास करते हैं, पेशेंट को पास करते हैं, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस वहां जाता है, और जब कंट्रास्ट एजेंट के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और अगेन ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग, तो वो एक एनर्जी लिबरेट करते हैं, जिसको हम कैप्चर करके बताते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डैमेज है। हमने वहां पे भी फॉरेन मटेरियल इंसर्ट किया आपके सर्कुलेशन में, और वो सर्कुलेशन में जाने के बाद उसने एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, या हमारा इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? तो फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में जाता है तो 4 पैरामीटर मोस्टली हैं, अगर उनमें से किसी पे भी वो मैच करता है तो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा, जिसमें पहला पैरामीटर था मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 किलो डाल्टन से कम है तो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। दैट इज दैट केमिकल और दैट एंटीजन कैन बी कंसीडर्ड एट पुअर इम्यूनोजन। ओके, सेकेंड हम आते हैं वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी कितनी है। तो अगर जो कंट्रास्ट एजेंट या जो भी मटेरियल, जो भी एंटीजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में इंटर किया, अगर फाइलोजेनेटिक ट्री के हिसाब से हम देखें तो जितना ज्यादा गैप होगा जेनेटिकली फाइलोजेनेटिकली, वो जितना ज्यादा लंबा गैप होगा उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा, ठीक। थर्ड आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस कि हम आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है। बायोमॉलिक्यूल्स में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़ी है, अमीनो एसिड्स। अगर आप देखो तो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी या लिपिड मॉइटी जो होती है, और उनमें डाइवर्सिटी देखते हैं हम अगर, तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डिफरेंस क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बेस में? सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस का। कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं? 4 ATGC। वहीं आप आते हो लिपिड के कंसेंट में, लिपिड के कंसेंट में आते हैं तो वहां पे लेंथ ऑफ कार्बन चेन का डिफरेंस है और डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी में आते हैं तो वहां पे भी ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। अगर आप एमिनो एसिड के कंसेंट में आते हैं तो वहां जो मोनोमर यूनिट होती है वो कितनी है? 20। तो अगर प्रोबेबल उनसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो कितने बनेंगे? अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो मैक्सिमम। तो जितनी ज्यादा हेट्रोजेनिसिटी होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतना ज्यादा वो इम्यूनोजेन होगा, पोटेंट इम्यूनोजेन होगा। तो ऐसे इम्यूनोजेन जो हमारे बॉडी में, या ऐसे एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंटर करेंगे, जिसमें जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा। तो जो कंट्रास्ट एजेंट या जो एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद जो प्रोटीनिशियस नेचर के होंगे वो मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजेनिक होंगे, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट नेचर के होंगे वो लेस इम्यूनोजेनिक होंगे, लिपिड के लेस इम्यूनोजेनिक होंगे, एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग जो होंगे वो भी लेस इम्यूनोजेनिक होंगे एज कंपेयर टू द प्रोटीन इम्यूनोजेन। तो एक वहां पे हमने बताया था मॉलिक्यूलर साइज,
एक और भी चीज हमने बोला था आप लोगों के, एज भी फैक्टर की तरह काम करता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें एंटीजन इंटर किया, उस बायोलॉजिकल सिस्टम का इम्यून सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा उस हिसाब से वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देगा। ओके, तो यहां पे हम आते हैं थर्ड पे, दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सपोज करिए कि कोई फॉरेन मटेरियल आपके बॉडी में गया, मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है, तो स्वाभाविक है हमारा इम्यून सिस्टम के लिए वो पुअर इम्यूनोजेन है, मीन्स वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, नहीं हमारा सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर वो एक्युमुलेट होता है तो उसके पास कैपेबिलिटी है डिजीज कॉज करने की। ठीक है, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट को जब वो रीच करेगा तभी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा। इस केस में उन सर्कुलेशन में मूव करने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी एक साथ बाउंड होती हैं, और बाउंड होने के बाद उनका साइज इंक्रीज करता है, और उनके साइज के इंक्रीज करने से हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें रिकॉग्नाइज करता है, और इजिली रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स देता है, दैट इज टाइप 3 मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। और इसीलिए एंटीबॉडी एंटीजन से बाउंड हुई तो क्या बना, इम्यून कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसलिए इसे हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी। नेक्स्ट आते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, दैट इज डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी टी सेल मीडिएटेड होती है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है प्रीवियस यूनिट में कि टी सेल मीडिएटेड जब भी रिस्पॉन्स होगा, सपोज करिए कोई जीनोग्राफ्ट या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ आपके बॉडी में, तो ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होगा आपके बॉडी में तो उसके सरफेस पे जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट जब एमएससी मीडिएटेड रिजेक्शन होगा तो उसमें ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, दैट इज अप टू 24 आवर टू 72 आवर, इसलिए उसे हम बोलते हैं डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, अब आते हैं हम डिटेल में, हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कैसे काम करती है। तो देखिए, नॉर्मली कोई भी हाइपरसेंसिटिविटी हो 3 फेज में काम करती है। पहला फेज होता है सेंसिटाइजेशन, सेकेंड फेज होता है एक्टिवेशन, थर्ड फेज होता है एफेक्टर। ठीक, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, इलिसिटेशन एंड रिएक्शन। सो अगर आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक देखते हैं तो सब में इन्हीं चीजों को अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेकिन जो कॉमन मेथड्स हैं वो यही है, सेंसिटाइजेशन, एक्टिवेशन एंड इफेक्टर या रिएक्शन। सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जब कोई एंटीजन आपके बॉडी में इंटर करता है और उसके अगेंस्ट बी सेल रिसेप्टर से इनकाउंटर करने के बाद बी सेल का क्लोनल प्रोपगेशन होगा और पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनती हैं, दैट इज आईजीई का प्रोडक्शन हुआ। एंटीजन कॉन्टैक्ट टिपिकली लो डोज वाया म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड respiratory tract. IgE produced by plasma cells is rapidly taken by FcER1 on tissue mast cells and circulating basophils. तो फर्स्ट सबसे पहली चीज कि जब इंटर किया एंटीजन आपके बॉडी में, इंटर करने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी से एंटीजन बाउंड हुआ, बाउंड होने के बाद जो एंटीबॉडी रिलीज हुई वो जितने एंटीजन थे सब पर एक साथ नहीं बाउंड हो जाएगी, क्योंकि क्लोनल प्रोपगेशन होता है तो एक एंटीजन जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाउंड होता है और पर्टिकुलर बी सेल का क्लोनल प्रोपगेशन हुआ। ह्यूज अमाउंट में आईजीई एंटीबॉडी रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद जो एंटीबॉडी के 2 रीजन होते हैं, एक एफसी रीजन होता है और अगर आपको ध्यान में होगा वाई सेप्ट होती है, 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन होते हैं। जो वाई सेप्ट में रीजन है तो जो ऊपर के 2 हैं दैट इज एंटीजन बाइंडिंग रीजन, वहां पे आके एंटीजन बाउंड होगा, और जो एफसी रीजन है दैट इज क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट, वो बाइंड होता है जाकर के मस्ट सेल के रिसेप्टर पे, जिसे FcER1 रिसेप्टर्स हमने कहा, एफसी रिसेप्टर्स बाउंड होता है मस्ट सेल पे। जब वो मस्ट सेल पे बाउंड होगा तो बाउंड होने के बाद जब कोई भी एंटीजन आया तो
वो स्टेज ऐसी है सेंसिटाइजेशन, मींस मस्ट सेल के ऊपर बाउंड हो गए सारे रिसेप्टर्स IgE, और बाउंड होने के बाद वो वेट कर रहे हैं, वो सेंसिटाइज हो गई सेल्स कि अगर एंटीजन आता है चाहे वो माइन्यूट अमाउंट में आए, उसके अगेंस्ट विग्रस रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही इंटर करता है एंटीजन जो स्पेसिफिक होगा इन IgE रिसेप्टर्स के लिए या जो बाउंड है मस्ट सेल से, तो वो आकर के उस पर बाउंड होगा, और जैसे ही बाउंड होगा मस्ट सेल एक्टिवेट होगी और हिस्टामिन का सिक्रीशन होगा। ठीक, तो बाइंडिंग जब होती है उन IgE रिसेप्टर्स के साथ, तो मस्ट सेल का एक्टिवेशन, दैट इज द एलिसिटेशन और एक्टिवेशन। ठीक, दैट इज सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम आते हैं, दैट इज रिएक्शंस। इसमें अब मस्ट सेल पहले सेंसिटाइज हुई, एक्टिवेट हो गई, अब उनका रिएक्शन शो करना। तो रिएक्शन शो करने के लिए कुछ केमिकल मीडिएटर्स चाहिए, जिससे जिस ऑर्गन पे जहां पे भी आकर के वो एंटीजन बाउंड हुआ है, जो सेल्स ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो एक्टिवेट हो और अपना इफेक्ट शो करे। तो उस कंडीशन में वहां पे रिलीज होंगे क्या, डीग्रेनुलेशन में हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स का जब से ही रिलीज होगा तो ये इफेक्ट करेगा वेजोडाइलेशन, साथ ही साथ स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन। अगर आपने देखा होगा जिसको एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसे बहुत ज्यादा छींके आने लगेंगी, बहुत बार खांसी आने लगती है, बहुत बार होता है सांस फूलने लगती है। ये सारी चीजें क्या, ये सारे सिम्टम्स इस चीज को शो करते हैं कि जो भी पर्सन है वो सीवियर या एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी से सफर कर रहा है, दैट इज एलर्जी से रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ओके, एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन और एमीन्स, that is degranulation. This is the step of reaction or effector, leads to smooth muscle cells contraction, small blood vessels permeability in small blood vessels, mucous glands, blood platelets, sensory nerve ending and eosinophils. These cells are very sensitive at the time of acute hypersensitivity response. Next, these are the primary targets during type 1 hypersensitivity. These are named as syndrome, and these are the symptoms appears during the type 1 hypersensitivity. Next, type 2 hypersensitivity. अभी हमने आपको बताया कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी IgG और IgM मीडिएटेड होती है। ठीक है, अब IgG और M मीडिएटेड रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हमने बोला सरफेस एंटीजन, सपोज करते हैं कि यहां एक फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, जबकि मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम मदर के ब्लड सर्कुलेशन से कांटेक्ट नहीं हुआ फीटस का तब तक उसके अगेंस्ट इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं होगा। यहां पे देखिए RBC विथ निगेटिव एंटीजन, या इसको दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफर एंटीजन एज कंपेयर टू मदर। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो फीटस का या बेबी का जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आया मदर से। जैसे ही वो मदर के कांटेक्ट में आया तो उस RH फैक्टर निगेटिव या पॉजिटिव जो रिवर्स है मदर के, वो एक्सपोज होगा बी सेल्स से और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगी। वो जो एंटीबॉडी बनेंगी वो एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स के फॉर्म में मदर के अंदर सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम चूंकि एंटीबॉडी पहले से है तो उस एंटीजन दैट इज ब्लड जो नेक्स्ट बेबी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम बेबी का ब्लड ग्रुप होगा, स्वाभाविक है वो भी निगेटिव होगा। जब वो निगेटिव हुआ या डिफर करेगा मदर से तो उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडी मदर के सर्कुलेशन में है, तो वो जाकर के वो मेमोरी सेल्स डिफरेंशिएट होंगी और जाकर के टारगेट को दैट इज फीटस में के सर्कुलेशन में जितना भी ब्लड RBC सेल्स हैं उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देंगी और उसे
यहां पे आप देखो आईजीएम मीडिएटेड है, और जब यहां पे क्लोनल प्रोपगेशन स्टार्ट हुआ आईजीजी मीडिएटेड, जिसमें प्लाज्मा सेल्स बनी जो सर्कुलेशन के थ्रू फीटस के अंदर गई और जाकर के उसके सारे आरबीसी को एलिमिनेट करने का काम किया। ठीक, तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा ये होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन अगर हमने रोगन का इंजेक्शन पहले से ही दे दिया है तो वो पहले से ही जाकर के जो सरफेस एंटीजन है उससे बाउंड हो गए, तो भले ही मदर के अंदर पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं फिर भी वो प्रिवेंट करेगी बी सेल के एक्टिवेशन को और मेमोरी सेल्स के फॉर्मेशन को, जिससे इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं होगा फीटस की आरबीसी के लिए और नॉर्मल फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी हमने बोला कि आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड, लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस होगा यहां पे सॉल्युबल फैक्टर्स के लिए होगा। ये जो सॉल्युबल फैक्टर्स हैं जो आपके सर्कुलेशन में मूव कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं कि अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया, उसे भी छोड़ती है, ऐसे मान लो कि सांप ने काट लिया आपको। अगर सांप ने आपको काटा, उसने वेनम रिलीज किया आपके ब्लड सर्कुलेशन में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही वेनम रिलीज होगा तो स्वाभाविक है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन चूंकि पहली बार अगर उसने बाइट किया है तो जो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस होगा, क्योंकि एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस होगा ना, तो जो पहली बार इम्यूनोजेनिक रिस्पांस होगा वो हमेशा, आपको पता है कि एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस का पहला रिस्पांस लंबा होता है, तो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उसे एलिमिनेट करने का काम करेगा, तब तक जो वेनम है, जो टॉक्सिन है, हमारी सेल्स को डैमेज करता चला जाएगा और हम कोलैप्स कर जाएंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी वेनम देते हैं। जो एंटी वेनम देते हैं, एंटी वेनम में हम एंटीबॉडी देंगे जो उस वेनम के अगेंस्ट हमने पहले से जनरेट कर रखी है। लेकिन जनरेट कहां किया, हमने रैबिट में जनरेट किया। ओके, अगर हमने रैबिट में जनरेट किया तो फाइलोजेनेटिकली वो गैप है, और उस फाइलोजेनेटिकली गैप के कारण रिस्पॉन्स ये होगा कि जब हम वो एंटी वेनम आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या जिस पेशेंट को भी सांप ने काटा है उसमें इंजेक्ट किया, दिस वन, उसमें हमने जब इंजेक्ट किया तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये एंटीबॉडी तो जाकर के उसके लिए एंटीवेनम का वर्क करेगी, लेकिन इसका इफेक्ट ये आता है कि धीरे 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 इन एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और वो उसे किल करने का काम करेगी। तो उसे तो वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन स्किन पे इस तरह के रिस्पॉन्स अपीयर होंगे लाइक दिस। ओके, जिससे कंप्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे और पैचेज लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे आपके स्किन पे। इसका इफेक्ट ये होगा कि रेडनेस और बहुत सारे इचिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे, सिम्टम्स अपीयर होंगे, जिसे हम बोलते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अब आते हैं हम, ये देखिए जहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हुई, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना और उसको एलिमिनेट करने का काम किया। अब हम आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने अभी बोला था 72 आवर्स एक्सपोजर होगा। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो पहले हमने इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया। जैसे ही हमने इम्यूनोसप्रेसेंट हटाया तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, अगर उसके सरफेस एंटीजन को हमारे सेल ने, इम्यून सेल्स ने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये फॉरेन मटेरियल है या अपना होस्ट का पार्ट नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है और उसके कारण उस ऑर्गन का जो रिजेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ये हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ delayed type hypersensitivity reactions. These are the references. Thank you.